साथियों, आप सभी का विजय ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग भारतीय औषधि एवं होम्योपैथी के लिए औषधि कोष आयोग के संबंध में, जिसको हम लोग इंग्लिश में फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी या शॉर्ट में PCIM&H के नाम से जानते हैं। तो हाल ही में हुआ क्या है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष मंत्रालय के अंतर्गत अधीनस्थ कार्यालय के रूप में भारतीय औषधि एवं होम्योपैथी के लिए औषध कोष आयोग की पुनर्स्थापना को अपनी मंजूरी दे दी है तथा इस आयोग में वर्ष 1975 में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थापित 2 केंद्रीय प्रयोगशालाएं, जिनका नाम है पहले का भारतीय औषध के लिए औषधि कोष प्रयोगशाला, जिसको हम लोग इंग्लिश में फार्माकोपिया लेबोरेटरी फॉर इंडियन मेडिसिन या PLIM के नाम से जानते हैं, और दूसरा है होम्योपैथिक औषधि कोष प्रयोगशाला, जिसको इंग्लिश में कहते हैं होम्योपैथिक फार्माकोपिया लेबोरेटरी HPL। इन दोनों का इसमें विलय कर दिया गया है तथा आयुष मंत्रालय के अंतर्गत वर्ष 2010 में स्थापित भारतीय औषधि एवं होम्योपैथी के लिए औषध कोष आयोग PCIM&H जो थी, यह एक स्वायत्तशासी संगठन है। इसी में इन दोनों का विलय कर दिया गया है। तो इस प्रकार से यह तीनों पहले अलग अलग थे, अब इन तीनों का आपस में विलय कर दिया गया। उसका नाम जो हो गया है भारतीय औषधि एवं होम्योपैथी के लिए औषधि कोष आयोग या PCIM&H हो गया है। तो यह एक आयुष मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्तशासी संगठन है। अब इस विलय का उद्देश्य क्या है? तो इस विलय का जो उद्देश्य है वो प्रभावी विनियमन एवं गुणवत्ता नियंत्रण की दिशा में आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथी दवाओं के नतीजों के मानकीकरण को बढ़ाने के लिए तीनों संस्थानों की बुनियादी ढांचा सुविधाओं, तकनीकी जनशक्ति और वित्तीय संस्थानों का अधिकतम उपयोग करना। मतलब तीनों को विलय कर दिया गया, जिससे कि इन तीनों के जो अलग अलग संसाधन थे और जो वित्तीय इनका था, उन सब का एक साथ अधिकतम उपयोग किया जा सके। इसका एक अन्य उद्देश्य ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक्स रूल्स 1945, इसमें आवश्यक संशोधन करके PCIM&H एवं इसकी प्रयोगशालाओं के विलय वाले ढांचे को कानूनी दर्जा देना भी है। अब देखते हैं कि इस विलय का लाभ क्या होगा। तो इस विलय के कई सारे लाभ हैं, जैसे यह विलय जो है आयुष दवा मानकों के सामंजस्यपूर्ण विकास तथा औषधि कोष एवं सूत्रीकरण का मतलब पंजीकृत किए गए जो नुस्खे हैं उनके प्रकाशन की सुविधा प्रदान करेगा। इसके अलावा विलय के बाद जो है PCIM&H है, अर्थात भारतीय औषधि एवं होम्योपैथी के लिए औषधि कोष आयोग जो है, इसके पास आयुष मंत्रालय के अंतर्गत पर्याप्त प्रशासनिक ढांचा होगा, जिससे औषध कोष जो है ये औषध कोष आधारित कार्य की क्षमता एवं परिणामों में वृद्धि तथा आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी औषधियों के औषध कोष मानकों के परस्पर हितों को हासिल करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा इससे औषधियों के मानकीकरण अर्थात स्टैंडर्डाइजेशन आधारित कार्य के दोहराव एवं ओवरलैपिंग को रोका जा सकेगा, जिससे संसाधनों का प्रभावी तरीके से अधिकतम इस्तेमाल हो सके। क्योंकि तीनों पहले अलग अलग थे, तो बहुत सारी चीज़ों में इन लोगों में क्या होती थी, दोहराव होता था, ओवरलैपिंग होती थी, तो इससे संसाधनों का क्या था, वो मिसयूज होता था। तो अब विलय के बाद क्या होगा, ये जो दोहराव और ओवरलैपिंग थी चीज़ों की, वह खत्म हो जाएगी और जो संसाधन होंगे उसका अधिकतम इस्तेमाल किया जा सकेगा। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं स्वदेश के संबंध में। तो स्वदेश क्या है? तो कोविड-19 के कारण वंदे भारत मिशन, तो वंदे भारत मिशन क्या था? इसके तहत जो था कोविड-19 की वजह से जो प्रवासी लोग अन्य देशों में फंसे हुए थे और आ नहीं पा रहे थे, उनको वापस लाया गया था। तो कोविड-19 के कारण वंदे भारत मिशन के तहत विश्व के विभिन्न देशों से वापस लौटने वाले जो कुशल कर्मचारी थे, तो कुशल कर्मचारियों के सर्वश्रेष्ठ उपयोग हेतु भारत सरकार ने इन नागरिकों का कौशल मानचित्रण करने के लिए एक नई पहल, जिसका नाम है स्वदेश, इसको प्रारंभ किया है। तो याद रखिएगा कि स्वदेश किससे संबंधित है, कि जो बाहर से जो कर्मचारी, कुशल कर्मचारी आ रहे हैं, कि उनके कौशल का किस प्रकार से उपयोग हमें करना, तो एक कौशल मानचित्रण किया जा रहा है, उसी का नाम है स्वदेश। इस स्वदेश का जो पूरा नाम है, उस नाम को पूरा देख लेते हैं। इसका पूरा नाम है स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। तो और इसका उद्देश्य जो है वह भारतीय एवं विदेशी कंपनियों की मांग को समझने और उसे पूरा करने के लिए उनके कौशल एवं अनुभव के आधार पर योग्य नागरिकों का एक डेटाबेस बनाना है, कि मतलब जो भारतीय और विदेशी कंपनियां, उनको किस प्रकार की डिमांड है, किस प्रकार के कौशल की डिमांड है, तो ये जो स्किल्ड पर्सन है इनमें से उनके लिए एक डेटाबेस तैयार करना, जिससे इनको वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके। और यह जो है, यह भारत सरकार, यह जो कार्यक्रम है भारत सरकार के कौशल विकास मंत्रालय
एवं उद्यमिता मंत्रालय तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की संयुक्त पहल है। तो इसके संबंध में यह जो योजना है या स्वदेश जो कार्यक्रम है, इसके संबंध में यह बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको याद रखिएगा। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि यह किस मंत्रालय की पहल है। तो याद रखिएगा 3 मंत्रालयों की संयुक्त पहल है। इसमें कौन कौन शामिल है? पहला कौशल विकास मंत्रालय एवं उद्यमिता मंत्रालय, दूसरा है नागरिक उड्डयन मंत्रालय, तीसरा है विदेश मंत्रालय। तो ये इन तीनों मंत्रालयों की संयुक्त पहल है स्वदेश। और इस पहल के तहत लौटने वाले नागरिकों को एक ऑनलाइन स्वदेश स्किल कार्ड भरना आवश्यक होगा, जिसमें वो अपने से संबंधित जो जानकारियाँ वो देंगे और इन एकत्रित जानकारी को देश में नियोजन के उपयुक्त अवसरों के लिए, मतलब उनको उपयुक्त जगह पे एम्प्लॉयमेंट देने के लिए जो कंपनियां हैं उन कंपनियों के साथ साझा किया जाएगा। और यह कार्ड जो है राज्य सरकारों, उद्योग संघों एवं नियोक्ताओं, मतलब जो एम्प्लॉयमेंट देंगे, नियोक्ताओं सहित प्रमुख हितधारकों के साथ विचार विमर्श के जरिए लौटने वाले नागरिकों को रोजगार के उपयुक्त अवसर प्रदान करने के लिए एक रणनीतिक ढांचा प्रदान करने का कार्य करेगा। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट के संबंध में। तो हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का जो नया नाम है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट रखने की अनुमति दे दी है। यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा कि कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने 25 फरवरी 2020 को हुई बैठक में एक प्रस्ताव पास कर कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट को नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी करने की मंजूरी दे दी थी। अब इसको कैबिनेट ने भी इसको मंजूरी को दे दिया है। अब इसके बारे में यदि बात करें, जो यह श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट है तो यह हुगली नदी पर स्थित है और इस नदी में जो हुगली नदी, इस नदी में कई तीव्र मोड़ होने के कारण इसे एक कठिन नौवहन मार्ग भी माना जाता है। और इस मार्ग को वर्ष भर नौवहन योग बनाए रखने के लिए निष्कर्षण ड्रैगिंग का कार्य, मतलब संबंधित गतिविधियां चलती रहती हैं। मतलब जो इसमें गाद जमा होती रहती है उस गाद को निकालते रहना पड़ता है, जिससे कि जो जितनी गहराई आवश्यक है जलयानों को पोर्ट तक आने के लिए वह गहराई बनी रहे। तथा वर्ष 1975 में निर्मित फरक्का बैराज ने इस बंदरगाह की समस्या को काफ़ी कम कर दिया, जब गंगा के पानी को भागीरथी हुगली नदी प्रणाली की तरफ मोड़ दिया गया। मतलब जब से फरक्का बैराज बन गया तब से क्या होगा कि ये जो गाद की जो समस्या थी यहाँ बंदरगाह के पास जमा हो जाते, इससे जो जलयान होते थे वो बंदरगाह तक नहीं पहुँच पाते थे, तो उस समस्या से काफ़ी हद तक इससे राहत मिली है। अब जब हम लोग नाम परिवर्तन बंदरगाहों की बात कर रहे हैं तो कुछ अन्य बंदरगाहों के बारे में बात करें जिनके नाम परिवर्तित किए गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, वर्ष 1988 में भारत सरकार ने नाहवा शेवा पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कर दिया था। ठीक है, तो यह कहाँ पर स्थित है? तो यह मुंबई में स्थित है, महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। और याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जो है यह एक कृत्रिम पोर्ट है, मतलब बंदरगाह है। तथा इसके अलावा वर्ष 2011 में तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट का नाम जो है बदलकर पीओ चिदम्बर नायर पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया था। और यह कहाँ पर स्थित है? तो यह तमिलनाडु के मन्नार की खाड़ी के तट पर स्थित है। आगे देखें, यहीं पर एक और बंदरगाह है तमिलनाडु में ही, एन्नोर बंदरगाह लिमिटेड। तो इसको स्वाधीनता सेनानी एवं तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री के कामराजार के सम्मान में कामराजार बंदरगाह लिमिटेड इसका नाम कर दिया गया। इसके अलावा अभी हाल ही में वर्ष 2017 में गुजरात के कांडला बंदरगाह का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया। और यह जो कांडला बंदरगाह या जो दीनदयाल बंदरगाह है यह कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात के कच्छ की जो खाड़ी है वहाँ पर स्थित है और यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, जैसा कि हम लोग कांडला के नाम से इसको जानते हैं। तो अगर दीनदयाल बंदरगाह पूछ लेगा तो कन्फ्यूजन हो सकता है कि दीनदयाल जो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम है दीनदयाल है या श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो याद रखिएगा कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर किया गया है और जो कांडला बंदरगाह था उसका नाम दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। तो दीनदयाल बंदरगाह पूछेगा तो याद रखिएगा वो गुजरात में है, कच्छ की खाड़ी में, और यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं फास्ट के संबंध में। तो यह है क्या? तो चीन का 500 मीटर एपर्चर वाला गोलाकार टेलीस्कोप, जिसको इंग्लिश में 500 मीटर एपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप, जिसको शॉर्ट में फास्ट कहते हैं। तो याद रखिएगा कि यह क्या है? यह चीन का एक टेलीस्कोप है फास्ट। इसको ये जो है सितंबर 2020 में एलियन के संकेतों की खोज शुरू करेगा, तो इस वजह से यह चर्चा में आया था। अब इसके संबंध में कुछ अन्य चीज़ें बात कर लें इस टेलीस्कोप के बारे में। तो जनवरी 2020 में चीन द्वारा इस टेलीस्कोप की पहली तस्वीर विश्व के लिए सार्वजनिक की गई थी तथा इस टेलीस्कोप को चीन के दक्षिण पश्चिमी प्रांत गुइजोउ, कहाँ पर? गुइजोउ के पिंगटांग काउंटी में स्थापित किया गया। तो याद रखिएगा इसको कहाँ स्थापित किया गया, चीन के किस प्लेस पर, यह पूछा जा सकता है। और यह दुनिया का सबसे बड़ा एवं संवेदनशील रेडियो टेलीस्कोप है और इसे माई ऑफ
आई ऑफ हेवन के रूप में भी जानते हैं। तो याद रखिएगा इसका एक अन्य नाम दिया जिससे इसको नाम जानते हैं वो आई ऑफ हेवन भी है। तथा इस के कंस्ट्रक्शन की या इसकी संरचना की बात करें तो इस टेलीस्कोप को 36 फुट ऊंचाई के या 36 फुट लंबाई के त्रिकोणीय आकार के 4500 चैनलों का उपयोग करके बनाया गया, जो एक डिश पैनल जैसी संरचना बनाते हैं मिल करके ये। तथा यह एक 33 टन का एक रेटिना उपकरण है जिसे 460 से 525 फीट की ऊंचाई पर लगाया गया है। और इस टेलीस्कोप का जो व्यास है वो कितना है, लगभग 500 मीटर का है। किंतु यहाँ ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि केवल एक निश्चित समय में, मतलब किसी भी निश्चित समय में जो रिसीवर पर 300 मीटर व्यास वाला क्षेत्र को ही ये केंद्रित करता है। मतलब पूरे 500 मीटर के व्यास को केंद्रित नहीं करता बल्कि 300 मीटर व्यास को ही केंद्रित करता है किसी पर्टिकुलर टाइम में। अभी यह पूर्ण रूप से तैयार नहीं है। पूर्ण रूप से तैयार होने के बाद यह प्यूर्टो रिको कहाँ पर है, तो यह एक लैटिन अमेरिकी देश है। ठीक है, इसके बारे में अभी हम लोग मैप में विस्तार से थोड़ा सा प्यूर्टो रिको के बारे में देख लेंगे। तो यह प्यूर्टो रिको में अरेशिवो वेधशाला द्वारा कवर किए गए आकाशीय क्षेत्र को 2 बार स्कैन करने में सक्षम होगा, जो अब तक दुनिया के सबसे बड़े सिंगल एपर्चर रेडियो टेलीस्कोप के लिए एक रिकॉर्ड है। तथा कुछ अन्य चीज़ों की बात करें कि यह टेलीस्कोप है खोज क्या करेगा, तो यह ब्रह्मांड में पैरालौकिक जैसे कि इस समय क्या है, सितंबर 2020 में ये एलियन के बारे में खोज करेगा। तो ब्रह्मांड में पारलौकिक जीवन खोजने में मदद करने के अलावा यह जो टेलीस्कोप है यह ब्रह्मांड संबंधी घटनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला का अध्ययन करने के लिए डेटा एकत्र करेगा, जिसमें ब्लैक होल, गैस क्लाउड, पल्सर एवं अधिकतम दूरी की आकाशगंगाएं शामिल हैं। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं कोविड-19 टेक्नोलॉजी एसएस पूल, जिसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं सी-टैप। तो सी-टैप के नाम जानते हैं, तो यह क्या है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जीवन रक्षा तकनीक तक समान पहुंच पाने के लिए कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा यह सी-टैप या कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल जो है किसका इनिशिएटिव है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा याद किया गया है। तो परीक्षा में यही सीधे पूछ सकता है कि यह किसका इनिशिएटिव है, तो याद रखिएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन का है। तथा जो यह सी-टैप है, सी-टैप का जो उद्देश्य है वह अनुसंधान और सूचना के आदान प्रदान के माध्यम से टीकों और दवाओं के विकास में तेजी लाना और विकसित किए गए किसी भी उत्पाद के विनिर्माण क्षमता को बढ़ाना है, मतलब उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाना है। तथा WHO ने अन्य हितधारकों को भी इस पहल से जुड़ने का आग्रह किया है, क्योंकि यह जो है एक स्वैच्छिक पहल है कि जो जुड़ना चाहे वो इसमें जुड़ सकता है। और इस पहल की जो पेशकश है किसने की थी, कोस्टरिका के राष्ट्रपति कार्लोस अल्वाराडो द्वारा मार्च 2020 में की गई थी। कोस्टरिका कहाँ पर है, तो यह लैटिन अमेरिकी देश है, जिसके बारे में हम लोग मैप में देख करके भी चर्चा कर लेते हैं। तथा जो सी-टैप है, सी-टैप के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोविड-19 के संबंध में सभी नवीनतम और सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक प्रगति का लाभ जो है वो विश्व के सभी देशों को प्राप्त हो सके। तथा सी-टैप जो है यह स्वैच्छिक और सामाजिक एकजुटता पर आधारित होगा और इसके जरिए वैज्ञानिक जानकारी, डेटा और बौद्धिक संपदा को वैश्विक समुदाय के साथ समान रूप से साझा करने में मदद मिलेगी। तथा यह जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा समर्थित इस पहल का जो उद्देश्य है वह क्या है, निम्न व मध्यम आय वाले देशों में जीवन रक्षक दवाइयों की सुलभता जो है उसको सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य। आगे देख लेते हैं रवीश कुमार के बारे में। तो रवीश कुमार क्यों चर्चा में है, तो वित्त मंत्रालय के पूर्व प्रवक्ता रवीश कुमार को फिनलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है और ये वहाँ पर वाणी राव का स्थान लेंगे जो कि अभी तक वहाँ के राजदूत थे। अब थोड़ा सा फिनलैंड की और भारत के संबंध बात करें तो भारत और फिनलैंड के मध्य ऐतिहासिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण संबंध रहे हैं तथा फिनलैंड जो है वो भारत को अपने उत्पादन के लिए के जो प्रोडक्शन है या जो प्रोडक्ट है उसके एक बड़े बाजार के रूप में देखता है, जबकि भारत जो है फिनलैंड को एक यूरोपीय संघ के एक महत्वपूर्ण सदस्य और आधुनिक तकनीक वाले देश के रूप में देखता है। और वर्ष 2019 में दोनों देशों के मध्य राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे हो गए हैं तथा फिनलैंड में भारतीय संस्कृति मुख्य तौर पर योग जो है वो काफ़ी लोकप्रिय है। यदि फिनलैंड की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है, हेलेंस्की है। तो याद रखिएगा फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की। अब फिनलैंड को थोड़ा सा मानचित्र में देख लेते हैं, क्योंकि मानचित्र से भी कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैप में देखें ये, तो फिनलैंड आपका जो है यूरोपियन कंट्री है, तो यहाँ पर आपका फिनलैंड का ये मैप है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिनलैंड को।
तो इसके पड़ोस में आप देखेंगे तो इधर आपका रशिया है, इधर आपका स्वीडन है। तो इसके दो पड़ोसी देश हैं, रशिया और आपके स्वीडन। और यहाँ पर इसकी राजधानी हेलेंस्की है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका गल्फ ऑफ फिनलैंड है, ठीक है। और यहाँ पर गल्फ ऑफ बोथानिया है। तो याद रखिएगा, अगर पूछा जाए गल्फ ऑफ बोथानिया कहाँ पे है, तो स्वीडन और फिनलैंड के बीच में है। और कई बार यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है कि स्कैंडिनेवियन कंट्री के बारे में या नॉर्डिक कंट्री के बारे में। तो याद रखिएगा कि कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन स्कैंडिनेवियन कंट्री का सदस्य है, कौन सा नहीं है, मतलब कौन सा स्कैंडिनेवियन कंट्री में आता है, कौन सा नहीं आता है। तो याद रखिएगा जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है उसमें आपका आइसलैंड आता है, नॉर्वे आता है, स्वीडन आता है और डेनमार्क आता है, परंतु फिनलैंड जो है वो नहीं आता है। इसके अलावा यदि नॉर्डिक देश की बात करें तो नॉर्डिक देश में भी आपका फिनलैंड नहीं आता है। नॉर्डिक देश में आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, तो ये नॉर्वे स्वीडन दोनों में आते हैं, डेनमार्क, ग्रीनलैंड और जो है यूके का स्कॉटलैंड आइसलैंड है वो, और डेनमार्क का फॉरेस्ट आइसलैंड है वो। इतनी चीज़ें जो हैं वो नॉर्डिक कंट्री में आती हैं। परंतु हाँ, यदि कह दें कि फिनो स्कैंडिनेवियन कंट्री की यदि बात करें, एक वर्ड और आता है फिनो स्कैंडिनेवियन कंट्री, तो इसमें आपका आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। तो आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क ये स्कैंडिनेवियन कंट्री थे जैसा कि हमने बात की। अब इसमें यदि आप फिनलैंड जोड़ देते हैं तो ये फिनलैंड जब इसमें जुड़ जाएगा तो ये फिनो स्कैंडिनेवियन कंट्री हो जाएगा। तो यहाँ डिफरेंस याद रखिएगा, स्कैंडिनेवियन कंट्री में फिनलैंड नहीं आता है, स्कैंडिनेवियन में आपका आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क आते हैं। तो ये चार हैं। और यदि फिनो स्कैंडिनेवियन कंट्री कहीं पूछ लेता है तो उसमें स्कैंडिनेवियन जो कंट्री उसमें बस एक ऐड कर देंगे फिनलैंड, तो वो आपका फिनो स्कैंडिनेवियन कंट्री हो जाएंगे। क्योंकि इससे परीक्षा में प्रश्न पूछा गया तो इसलिए इसको ध्यान से याद रखिएगा। और गल्फ ऑफ बेथानिया और गल्फ ऑफ फिनलैंड के बारे में भी याद रखिएगा। और यहाँ पे जो आपका सी जो समुद्र है वो कौन सा है, ये आपका बाल्टिक सी है, ठीक है। तथा यहाँ पर जो तीन कंट्री हैं इनके कई बार क्रम लगाने के लिए पूछ लेता है उत्तर से दक्षिण, तो इस्टोविया है, लटाविया है, लुथियानिया है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग थोड़ा सा जो कोस्टरिका है, कोस्टरिका के संबंध में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो कोस्टरिका क्या है, यह एक लैटिन अमेरिकी देश है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका कोस्टरिका है, ये ऑरेंज वाला, और इसकी जो राजधानी है वो सैन जोइस है। और यहाँ पे इसके बारे में याद रखिएगा कि इसका कैटेगराइजेशन जैसे जो है लैटिन अमेरिका में भी आता है। तो लैटिन अमेरिका कंट्री कौन से हैं, मैक्सिको से लेकर के आप जो तिएरा डोल फ्यूगो द्वीप है, तिएरा डोल फ्यूगो द्वीप तक एवं कैरेबियन सागर में से जितने द्वीपीय देश हैं वो सब मिलकर क्या कहलाते हैं, लैटिन अमेरिकी कंट्री कहलाते हैं। और इसके अलावा एक आता है टर्म मध्य अमेरिका। तो मध्य अमेरिका में आपका मैक्सिको से लेकर के जो पनामा है, मैक्सिको से लेकर के यहाँ पे आपका पनामा तक जो है ये आपका मध्य अमेरिका कहलाता है। और एक टर्म आता है केंद्रीय अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका। तो इसमें आपका ग्वाटेमाला से लेकर के, इधर ऊपर ग्वाटेमाला है, ग्वाटेमाला से लेकर के पनामा तक जो है ये आपका केंद्रीय अमेरिका के अंतर्गत आता है। अब जो कोस्टरिका है यदि इसके पड़ोसी की बात करें तो यहाँ पे निकारागुआ है और इधर आपका पनामा है। और इसकी जो सीमा है, इधर आपका कैरेबियन सी अर्थात अटलांटिक महासागर और इधर आपका पैसिफिक ओशन, ये यहाँ पर इसकी सीमा है, ठीक है। तथा यहीं पर जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक नहर का नाम बड़ा आता है चर्चा में, पनामा नहर। तो पनामा नहर के बारे में थोड़ा सा देख लें। ये चूँकि पनामा देश है तो यहीं पर आपका एक जल डमरू मध्य है, ये इधर कहीं। तो यहाँ जल डमरू मध्य क्या है, स्थल डमरू मध्य है। इसी को काट करके पनामा नहर बनाया गया है। कब बनाया गया था, 1914 में बनाया गया था। और इस नहर पे जो है पनामा देश का नियंत्रण है और यह पनामा में स्थित है। तथा यह जो नहर है पनामा नहर, ये क्या करती है, प्रशांत महासागर, इधर प्रशांत महासागर और इधर आपका कैरेबियन सी है। और ये कैरेबियन सी किससे जुड़ा हुआ है, ये कैरेबियन सी जो है अटलांटिक महासागर का ही हिस्सा है। तो ये अटलांटिक सी और आपका प्रशांत महासागर को जोड़ने का कार्य करते हैं। और इसके मतलब जब से यह पनामा नहर 1914 में बन गया है तो इससे जो इधर की जो डिस्टेंस है, मतलब जलयानों को आने जाने में 8 घंटे की उनकी बचत होती है। क्यों, क्योंकि जब ये नहीं पनामा नहर था तो इसके ना होने से जलयानों को दक्षिण अमेरिका का, जब आप मैप देखेंगे तो वहाँ पे आपको लास्ट में हॉर्न अंतर्द्वीप दिखाई पड़ेगा, तो उससे होकर के चक्कर काटते हुए इनको जाना पड़ता था जलयानों को। तो 8 घंटे ज़्यादा लगते थे। तो पनामा नहर बनने से 8 घंटे की बचत होती है। और यहीं पर आपका देखेंगे, ये पूरा मैप नहीं है, ये पूरा मैप आप देखेंगे तो यहाँ पे प्यूर्टो रिको है। प्यूर्टो रिको जो है यह एक तरीके से जो यूएसए है, यूएसए के कंट्रोल में आता है।
तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण जो है करंट अफेयर को देखा और उसके संबंध विस्तार से चर्चा की। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।